His law is today's topic. थर्मोकेमिस्ट्री में इसको स्टडी किया जाता है। ये WH हिस कहता है कि एक रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो, इसमें जो एनर्जी इवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एक जैसी रहेगी, उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। यानी amount of energy evolved or absorbed in a chemical reaction is same whether the reaction take place in one step or several steps. For example, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम A से B बनाना चाहते हैं, ये एक केमिकल चेंज है। तो वन स्टेप डायरेक्ट प्रोसेस में ये कि हम A से डायरेक्टली B बनाएं, तो उसके लिए हीट H1 चाहिए या एंथैल्पी H1 चाहिए। दूसरे तरीके से फिर हम ये कर सकते हैं कि टू स्टेप प्रोसेस हो कि A से पहले C बने और C से पहले B बने, उसके बाद B बने, तो उसके लिए H2 और H3 हीट चाहिए। या थ्री स्टेप में हम उसको कंप्लीट करें कि A से D बने, D से E बने और फिर E से B बने। तो हिस्ला कहता है कि ये जो ऊपर वाला स्टेप था कि A से B बन रहा था, इधर यहाँ पे देखें A से B बन रहा था, ये इसका एक स्टेप डायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्टली हमने इसको फिर यूं बनाया, इनिशियल रिएक्टेंट्स A, उससे फिर बना C और C से बना B। फिर कहता है कि हमने एक और तरीके से ये किया कि A से B बनाया, D बनाया, D से फिर E बनाया और फिर E से जाके हमने B बनाया। यानी हमने इसको 1, 2, 3 मेथड से इस कन्वर्जन को किया। तो हिस कहता है कि ये जो पहला स्टेप में हीट रिक्वायर्ड था वो इन सब स्टेप के सम के बराबर होगा, इस वजह से इसको सबमिशन, हीट सबमिशन भी कहते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि H1 is equal to H2 plus H3, H4, H5 and H6। तो सारे स्टेप्स का हीट बराबर रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल आप चाय तैयार कर रहे हैं, तो चाय तैयार करने के लिए आपने एक मेथड ये किया कि पहले पानी बॉईल किया, ये एक स्टेप हुआ, फिर उसमें चीनी बॉईल की, ये दूसरा स्टेप हुआ, फिर उसमें पत्ती बॉईल की, ये तीसरा स्टेप हुआ, और फिर उसमें आपने दूध बॉईल किया, ये चौथा स्टेप हुआ, और 4 स्टेप में आपने चाय तैयार की। दूसरा बंदा ये करता है कि चीनी, पानी, पत्ती और दूध सब डाल के हीट कर देता है, तो उसने चाय तैयार की। अब हिस कहता है कि जिसने ये एक स्टेप में सब कुछ पतीले में डाल के बॉईल किया और दूसरे ने अलग अलग पानी से अलग को बॉईल किया, उसको अलग बॉईल किया वगैरह वगैरह, तो दोनों को जो हीट चाहिए था वो एक जैसा होगा, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। अब केमिकल एग्जाम्पल में अगर हम इसको देखें तो केमिकल एग्जाम्पल में अब हमें ये कुछ यूँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय 2 ways। पहला मेथड ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनेट बना दें, पानी बन जाएगा और इसमें हीट रिलीज होगा -89.08 किलो जूल। दूसरा प्रोसेस ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, तो इसमें आपको मिला कि हीट जो है -48.06 किलो जूल। दूसरा ये कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो इस स्टेप में बना, उसको फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर बना, और उसके लिए हीट चाहिए था -41.08 किलो जूल। तो अकॉर्डिंग टू हिस लॉ, दिस हीट ऑफ स्टेप या फर्स्ट मेथड विल बी इक्वल टू द हीट ऑफ दीज 2 मेथड्स को अगर आप सम कर दें
तो इसके ये बराबर आएगा। तो लुक एट दिस, डेल्टा एच जो था वो -89.08 था। स्टेप 1 में हीट और स्टेप 2 में हीट, उन दोनों को हमने प्लस किया तो उससे भी आपको ये मिला। सो दीज टू हीट्स आर इक्वल नाउ। सो दिस इज ए केमिकल प्रूफ ऑफ द हिसिस लॉ कि चाहे एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप्स में हो, उसमें जो हीट दरकार होगा, चाहे रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो, वो एक जैसा होगा, उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। अच्छा, अब इसको जो हम स्टडी करते हैं इस लॉ को, तो इस लॉ के कई एप्लीकेशंस हैं हमारे पास और इसकी मदद से हम कई जो एंथैल्पीज़ हैं वो मालूम कर सकते हैं। कौन से एंथैल्पीज़ को? जो हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। यानी इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हम some compounds cannot be synthesized directly from their elements, यानी हम डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से वो मेजर नहीं कर सकते। तो हिसिस लॉ हम अप्लाई करेंगे इनको मालूम करने के लिए। फिर वेरी स्लो रिएक्शन विच टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, तो स्लो रिएक्शन को हम इनकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्लो रिएक्शन बहुत वक्त लेते हैं, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से वो नहीं हो सकते। तीसरा, रिएक्शन कंप्लीटिंग विद साइड प्रोडक्ट्स, ऐसे रिएक्शन जिनमें साइड प्रोडक्ट बनता हो, तो फिर डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से उसकी एंथैल्पी हम मालूम नहीं कर सकते। और चौथा ये कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वेरी वीक एसिड एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट जो है वीक एसिड और वीक बेस का हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से हिसिस लॉ को इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री भी कहा जाता है। तो अब इसके एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। ये तो इसके कुछ एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जाके इसके कौन कौन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, सो लेट्स सी। अच्छा देखें, carbon monoxide, for example, is prepared by reacting graphite with oxygen, but along with carbon monoxide, carbon dioxide is also formed. So to find the heat of reaction for carbon monoxide, an indirect method is used. तो वो indirect method हम इस्तेमाल करेंगे हिसिस लॉ। तो हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कह रहे हैं कि अगर कार्बन हाफ ऑक्सीजन से मिले कार्बन मोनोऑक्साइड बने, तो इसका हम एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक क्लू दिया गया है कि वन इक्वेशन में कि कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो इसकी एंथैल्पी होती है -394.5 किलो जूल पर मोल। और दूसरी तरफ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जब फर्दर ऑक्सीजन गैस से मिले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम अपने लिए अपना ऊपर रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो अगर देख लें, हमें जो रिएक्शन मांगा गया है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में चाहिए। नीचे जो दो इक्वेशन दिए हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड देख लें कि कहाँ पे है। तो यू कैन सी कि जो इक्वेशन 2 है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रिवर्सिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को रिवर्स कर दें। तो रिवर्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगा रिएक्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा प्रोडक्ट गैस फॉर्म में, और हाफ ऑक्सीजन उसके साथ हो जाएगा प्रोडक्ट में। और साथ में इनकी जो एंथैल्पी है वो भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसकी एंथैल्पी रिवर्स होके हो जाएगी डेल्टा H3 कर दें, और ये हो जाएगी पॉजिटिव 285.7 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब क्या करें, जो इक्वेशन 1 है
ऐड इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, जो हमारे पास ये इक्वेशन 3 बना है। तो अब क्या करें, ऐड इक्वेशन 1। तो इसके साथ इक्वेशन 1 ऐड करोगे तो इक्वेशन 1 है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी इंथैल्पी है डेल्टा H नॉट, जो है दैट इज़ -394.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इनको ऐड करने से अब हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड इस इक्वेशन में रिएक्टेंट है, दूसरे इक्वेशन में प्रोडक्ट है, तो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर रिएक्शन में इधर ये ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन है और ये फुल ऑक्सीजन है, तो ये हाफ ऑक्सीजन फुल ऑक्सीजन के साथ कैंसिल होके हाफ रह जाएगा। तो हमें नीचे मिल जाएगा कि कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, और आगे प्रोडक्ट में बचा ओनली एंड ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह इधर भी आप ये माइनस कर दें, तो इधर ये माइनस करेंगे, सो यू विल गेट डेल्टा H नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इससे माइनस होगा, तो 5 से 7 गया, तो 2 पॉइंट अपनी जगह पे, 5 से 4, तो हमें मिल जाएगा 1 समथिंग इस तरह से, और माइनस साइन इसमें रह जाएगा। कैलकुलेटर से मैं करता हूँ ताकि टाइम, तो ये बन जाएगा -108.8 किलो जूल पर मोल। तो ये हुआ वो फाइनल इक्वेशन जो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर पा रहे थे, बल्कि हमने इनडायरेक्टली मालूम किया हिस्सेस लॉ को अप्लाई करके कि हम कैसे इनडायरेक्टली इससे किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन कंपाउंड का मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल नेक्स्ट जो हम समझते हैं वो मीथेन से रिलेटेड है। मीथेन CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, डायरेक्टली हम इसको तैयार नहीं कर सकते। तो अब इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम इनडायरेक्टली हिसेस लॉ से फाइंड करेंगे। However, it can be formed indirectly by using Hiss's law from the following data. डेटा में ये कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, मीथेन बना देते हैं गैशियस फॉर्म में, और इसकी इंथैल्पी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, तो ये हमने मेजर करनी है। दूसरी तरफ इक्वेशन 1 में दिया है कि कार्बन डाई और ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो -393 किलो जूल ये उसकी इंथैल्पी है जो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, और पानी बन के इधर से जो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मिलता है तो वो है -285 किलो जूल पर मोल। तीसरा, मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, और फिर उसकी इंथैल्पी जो है यानी हीट ऑफ कंबस्शन वो -890.3 किलो जूल पर मोल। ये डेटा लेके हमसे कहा जाता है कि आप ये ऊपर वाला मीथेन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसको कैलकुलेट कर दें। तो अब देखें मीथेन जो है वो ऊपर प्रोडक्ट में है, तो नीचे रिएक्शन में देखें कि किस में हमें मीथेन मिल रहा है और किस साइड पे मिल रहा है। सो यू कैन सी कि इक्वेशन 3 इसमें मीथेन CH4 रिएक्टेंट साइड पे है, हमें इसको चाहिए प्रोडक्ट साइड पे। तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो हम लिख देंगे कि रिवर्सिंग इक्वेशन 3। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट बनेंगे। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O जो लिक्विड है,
और इससे आगे बन जाएगा मीथेन CH4 और साथ में बन जाएगा ऑक्सीजन गैस, और इनकी जो इंथैल्पी है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो डेल्टा H हो जाएगा यहाँ पे +890.3 किलो जूल पर मोल। अच्छा, एक तो हमने ये किया, ये हमारा एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, अब हमें मीथेन के लिए बनाने के लिए हमें तो मीथेन मिला, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में मीथेन मिला, रिएक्टेंट में हमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर हम इधर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन 2 में हमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट में मिल रहा है, लेकिन एक है, हमें चाहिए 2 मॉलिक्यूल। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन प्लस ये हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन है हाफ, 2 से मल्टीप्लाई हो के तो ऑक्सीजन ही रह जाएगा, O2 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 2H2O, और यहाँ पे ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा डेल्टा H0 इज इक्वल टू 2 से 2 साथे 14 हो जाएगा, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, और हो जाएगा किलो जूल पर मोल। होप कि आप समझ रहे हो। अच्छा, यानी हमने मीथेन भी बनाया अपने लिए प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में मालूम किया। अब हमें कार्बन है और वो एक ही चाहिए, तो इक्वेशन 1 देखोगे तो उसमें एक ही कार्बन मौजूद है, तो एज इट इज़ इसको लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने लिखा तो ये हुआ कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हुआ डेल्टा H1 और दैट इज -393.7 किलो जूल पर मोल। अब हमने इक्वेशन तरतीब से दे दिए, जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट के साइड पे तो वो प्रोडक्ट पे ले आए CH4, और जो रिक्वायरमेंट रिएक्टेंट साइड पे थी तो वो हमने बना दी। अब ये 3 जो हमारे नए इक्वेशंस हैं, इन सब को आपस में ऐड कर दो। तो एडिंग दीज इक्वेशंस, यानी आपने सोचना होगा कि मैंने ऊपर जो ये बनाना है इसके लिए नीचे मुझे क्या क्या करना होगा। मे भी कहीं पे आपको मल्टीप्लिकेशन मिले जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किया, मे भी कहीं पे आपको सब्सट्रैक्शन मिले वगैरह वगैरह। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखते जाएं। कार्बन डाइऑक्साइड ये राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैंसिल हुआ। अब चाहिए 2H2O और इधर भी 2H2O है तो ये भी कैंसिल हुए। अच्छा, अब यहां पे देखें 2O2 से ये 1O2 और 1O2 और इधर 2O2 है तो ये इसके साथ कैंसिल हुए। क्या बचा? बच रहा है कार्बन, और ऊपर जो स्टेट्स लिखोगे तो कार्बन सॉलिड था, बस पे लिखते जाओगे ज़रूर क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कार्बन, दूसरा बच रहा है 2H2, आगे CH4 एंड नथिंग एल्स। तो देखें ऊपर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था और हमने जो अपने लिए बनाया, दे आर सेम, और इधर भी इनकी भी एडिशन कर दो। तो इनकी भी एडिशन से आपको मीथेन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो वो मैं कैलकुलेटर से करता हूं।
तो ये मीथेन की हो जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू -74.8 किलो जूल पर मोल। तो देखें यहाँ पे इनडायरेक्टली हमने ये वैल्यू मालूम की दूसरे वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके। तो ये हिस लॉ का एप्लीकेशन है कि हम एक स्लो रिएक्शन को, जो हम डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से उसकी एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, या लॉन्ग टाइम वाला रिएक्शन हो या बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो, तो हम इन तरीक़ों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो है आप दूसरी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि जिसमें हमने हेसिस लॉ के मुख्तलिफ मज़ीद जो MCQs हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उन पे हमने काम किया होगा।